स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिक्स क्लासेस में। मैं राज रंजन, मैं आपको आज पढ़ाऊंगा क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, अच्छी तरीके से समझने होगा, क्योंकि ये समझने वाला चैप्टर है, ना कि रटने वाला। अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझते हैं तो आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा, इससे बिल्कुल भी डाउट नहीं होंगे। आपको मैं इसे बहुत ही इजी तरीके से समझा दूंगा ताकि आप इसे अच्छे से इसका हर एक क्वेश्चन बना पाए। बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है इस चैप्टर को। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, इसे रटना नहीं है, समझना है। तो इस चैप्टर को आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग आज कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि मैंने लिखा है ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। हम डिस्कस करेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अगर टाइम बचता है तो डाइजेशन कर लेंगे डिस्कस। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है लाइफ प्रोसेस, मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, पर डेफिनेशन पे ना जाके सबसे पहले चलते हैं इस दो वर्ड्स के मतलब पे, लाइफ एंड प्रोसेस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रोसेस। आपको ये बहुत ही समझना होगा इंपॉर्टेंट तरीके से कि यहाँ पे इस चैप्टर का ही नाम है लाइफ प्रोसेस। मतलब लाइफ मतलब कि जीवन, एंड प्रोसेस मतलब किसी भी काम करने का तरीका। किसी भी काम का तरीका मतलब जीवन चलाने का या जीवन रखने का तरीका इस चैप्टर का नाम ही है। मतलब इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि जीवन कैसे रहता है और कैसे चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लाइफ प्रोसेस। अब आते हैं हम लोग डिफिनेशन पे। तो डिफिनेशन से पहले एक और चीज है जो आप लोग छोड़ रहे हो, जैसे कि आप जब एनसीईआरटी ओपन करते हो चैप्टर नंबर 6, तो आपको फर्स्ट पेज दिख जाता है। फर्स्ट पेज और सेकंड पेज के थोड़ा सा अप साइड पे आपको मिल जाएगा कि पढ़ने के लिए, कि वहां पे आप लोग उसको स्किप कर देते हो और चले जाते हो सीधा टॉपिक पे। लेकिन उसको स्किप नहीं करना, उसको पढ़ना है, उसको पढ़ के नॉलेज लेना है कि वहां पे लिखा क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट तरीके से कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, हम कैसे बताएंगे कि वो अलाइव है या डेड है। तो वहां पे लिखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम उन्हें देख के बता देंगे, अगर उनमें मूवमेंट हो रहा है तो वो अलाइव है, नहीं हो रहा तो डेड है। लेकिन ये गलत तरीका है। फिर वो बोलते हैं कि अगर हम देखेंगे कि अगर वो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो बता देंगे। जैसे कि कोई अगर एनिमल सो रहा है तो हम कैसे बताएंगे कि वो डेड है या अलाइव है। तो बोलते हैं कि वो अगर ब्रीदिंग कर रहे हैं तो अलाइव है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें कि ब्रीदिंग हो रहा है लेकिन दिखता नहीं है कि ब्रीदिंग हो रहा है, बहुत ही स्लो मूवमेंट है। अब प्लांट देख लो, प्लांट में कैसे देख के बताओगे कि ब्रीदिंग है या नहीं। तो इन चीजों को अगर गलत फॉर्म में ना देखें, सही तरीके से जानना है, किस तरीके से जानना है कि अलाइव है या डेड है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा गया लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब क्या है और ये सब चीजें तो समझिए कि लाइफ प्रोसेस का जो डिफिनेशन है, द प्रोसेस which maintain internal body function which is necessary for survival। इस लाइफ को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस जो तरीका मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है, इंटरनल बॉडी फंक्शन की, जो कि नेसेसरी है किस चीज के लिए, सर्वाइवल के लिए। मतलब जो प्रोसेस हमारे बॉडी में चल रहा है उस प्रोसेस को मेंटेन करता है। और क्यों करता है, ताकि हम सर्वाइव कर सकें इस अर्थ पे, जिंदा रह सके, अलाइव रह सके। तो यहाँ पे यही समझिए कि इसका डिफिनेशन है कि द प्रोसेस विच मेंटेन इंटरनल बॉडी फंक्शन विच इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, दिस इज कॉल्ड अ लाइफ प्रोसेस। अगर आप इसको अपने शब्दों में समझना चाहते तो समझिए कि कोई भी जो हमारे बॉडी में जो तरीका है, जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि वो रिस्पायरेशन हो, चाहे हम सांस ले रहे हैं, या CO2 बाहर निकाल रहे हैं, इनहेल आउट कर रहे हैं, या खाना खा रहे हैं तो डाइजेस्ट हो रहा है, या फिर फेकल मैटर को बाहर निकाल रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, या फिर और भी बहुत सारे तरीके जो हमारे बॉडी में ब्लड चल रहा है, हार्ट चल रहा है, हमारा लंग काम कर रहा है, हमारा लीवर काम कर रहा है, ये सब एक फंक्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है। इन सबको हम बोल रहे हैं इंटरनल फंक्शन। और ये फंक्शन क्यों चल रहा है, आप बताइए, ये फंक्शन क्यों चल रहा है। ये फंक्शन इसलिए चल रहा है ताकि हम सरवाइव कर सके अर्थ पे, हम जिंदा रह सके, हम अलाइव रह सके। अगर इनमें से एक भी फंक्शन बंद होता है तो हमारे सर्वाइवल में प्रॉब्लम आती है। अगर टोटली डेड हो जाए तो वो पर्सन या फिर वो एनिमल या फिर प्लांट या ऑर्गेनिज्म उनका डेड हो जाता है। तो यहाँ पे यही समझना है इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इसका मतलब समझना है आपको। डेफिनेशन को रटना नहीं है, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो भी प्रोसेस हमारे अंदर चल रहा है, इंटरनल बॉडी में चल रहा है, अगर उसको मेंटेन करना है और उस क्यों करना है, नेसेसरी है ताकि सरवाइव कर सके। तो कोई भी टास्क, कोई भी प्रोसेस जो हमारे बॉडी में चल रहा है ताकि हम सरवाइव कर सके, हमने उसी को बोला लाइफ प्रोसेस। तो आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि एनी प्रोसेस विच वर्किंग इन आवर बॉडी फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस।
अब आते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे लिखा है मैंने न्यूट्रिशन सबसे पहले, फिर मैंने लिखा है डाइजेशन, उसके बाद मैंने लिखा है रिस्पायरेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एक्सक्रेशन। इन्हें एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है न्यूट्रिशन। हम आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, हमें ये सबसे पहले डिस्कस करना होगा। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो समझिएगा ध्यान से। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जब हम कुछ खाते हैं, जब भी हम कुछ खाते हैं तो उनमें से जो हमारा बॉडी न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेता है, उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो समझिएगा, द प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन से मतलब जो हम कुछ खा रहे हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको निकाल लेना को ही कहते हैं हम न्यूट्रिशन। मतलब कि जो हम खा रहे हैं, सपोज करिए हमने कुछ खाया, उसमें से हमने हमारा जो बॉडी है वो क्या किया कि न्यूट्रिशन को निकाल लिया। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स को निकाला। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है आपको यहाँ पे समझना होगा। जैसे कि हम अगर राइस खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, तो राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये राइस क्या है, राइस एक फूड है, और इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया, इसमें आपका न्यूट्रिएंट्स जो हो गया दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हम क्या खाते हैं, सपोज करिए हम दाल खाते हैं, हमने दाल खाया, पल्स। अब दाल क्या है, एक फूड है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रोटीन। तो जैसे कि प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन्स हो गए, फैट्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब के सब न्यूट्रिएंट्स है। और ये कहां से मिलते हैं, जब हम कुछ खाते हैं तो उन खानों में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारा बॉडी इसको डाइजेस्ट करके इसको एब्जॉर्ब करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो समझना है आपको यहाँ पे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो हमने जो खाया, अपने शब्दों में लिखना है, रटना नहीं है, यहाँ पे समझना है। हमने जो खाना खाया, उस खाना में जो न्यूट्रिएंट्स था, उस न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी ने निकाल लिया ताकि वो अपने प्रोसेस को चला सके, एनर्जी ले सके, इसलिए उन्होंने निकाल लिया। निकालना, इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो आपको यहाँ पे यही समझना था कि इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हमें पढ़ना है कि न्यूट्रिशन के टाइप्स, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। तो आइए अब हम समझते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले ही कि न्यूट्रिशन जो होता है दो तरह का होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख रहा हूँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा होते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने यहाँ भी लिख रखा है पहले से ही, आप देख सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले समझिए कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ कि जो भी ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ मैं, समझिएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाते हैं, स्वयं खुद बनाते हैं अपना फूड इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सूर्य की ऊर्जा है और उस ऊर्जा में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, अपना खाना खुद बनाता है,
विद द हेल्प ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो समझिएगा, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। इन दिस प्रोसेस organism prepare, or you can say making their food by the help of, you can say by the help of, by the converting, आप ये भी बोल सकते हो कि by the help या by the converting, या फिर कह सकते हो कि इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड और मेकिंग देयर फूड, बाई की जगह पे फ्रॉम लिखो ज्यादा बेटर होगा, मेकिंग देयर फूड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या आप वेल नो जानते हैं कि वो क्या है? दैट इज वाटर and CO2 in the presence of sunlight and chlorophyll। हम डिस्कस करने वाले हैं अभी क्लोरोफिल क्या होता है। तो आपको समझना होगा इन चीजों के बारे में कि यहाँ पे क्लोरोफिल वर्ड यूज करें ना भी कर सकते हैं, ज्यादा आगे डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल के बारे में। पहले यहाँ पे यही समझता है कि ऑटोट्रॉपिक डिशन होता है क्या है कि, तो यहाँ पे समझना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद बनाता हो, समझ रहे आप। और यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके जैसे कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म मेकिंग देयर फूड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल H2O and CO2 in the presence of sunlight। तो यहाँ पे एग्जांपल आप जानते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में कौन बनाता है? प्लांट। तो इसका एग्जांपल प्लांट हो जाएगा। फिर से याद करना, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक यहाँ पे समझिए वर्ड का मतलब समझिएगा। ऑटो ट्रॉपिक, ट्रॉपिक तो सब में लग रहा है, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, लेकिन ये जो वर्ड है यहाँ पे ऑटो, ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, एक मशीन टाइप का, समझिए ऑटो, उनको चलाना ना पड़े, अपने आप चल रहा है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है इसे, खुद ऑटो। तो यहां से याद रखिएगा कि बहुत तो कंफ्यूज होते हैं ऑटो और हेटेरो में, इसमें से कौन सा था जो खुद बना रहा था, कौन सा खुद नहीं बना रहा था। तो समझने का आसान तरीका बता रहा हूं मैं। ऑटो, ऑटो का मतलब है खुद, खुद ब खुद। तो ऑटो से याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम किससे? H2O and CO2, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल यही होते हैं H2O और CO2। आपको याद रखना होगा इस चीज को। तो याद रखिएगा कि इन दिस प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म है मेकिंग देयर फूड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज H2O and CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता हो, स्वयं बनाता हो, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि एग्जांपल में आपने देखा प्लांट। अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक पे। अब आते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक में। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं इरेज कर दे रहा हूं। बायोलॉजी में सबसे पहले वर्ड्स का मतलब बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे अगर आपने वर्ड्स को समझ लिया, मतलब आपने पूरा डेफिनेशन को समझ लिया, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने लिखा था हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक जैसे कि आपने सुना होगा वर्ड होमो एंड हेटेरो, होमो एंड हेटेरो आपने वर्ड सुना होगा। तो यहाँ पे हेटेरो है और होमो का मतलब एक, हेटेरो का मतलब दो। तो यहाँ से याद रखिए कि हेटेरो का मतलब दो, मतलब इस प्रोसेस में दो ऑर्गेनिज्म लगने वाले हैं, सिर्फ एक नहीं, दो ऑर्गेनिज्म, इस प्रोसेस में दो ऑर्गेनिज्म लगने वाले हैं। तो समझिएगा हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक तो इसमें कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद खाना नहीं बनाता है, वो डिपेंड होता है किसी और ऑर्गेनिज्म पे। इसीलिए मैंने बोला कि इस ऑर्गेनिज्म में
दो लगेंगे, दो ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना नहीं बना सकता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन other organism for their food। देखिए आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो ह्यूमंस, फिर एनिमल्स। वैसे ह्यूमन एनिमल्स भी ह्यूमंस में आते हैं। नलिका पे यहाँ पे अमीबा कर दो, अमीबा, इसको और क्लासिफाइड कर दिया, समझिएगा। इसके पहले जो वर्ड था दैट इज ऑटोट्रॉपिक। ऑटो, ऑटो का मतलब मैंने बताया खुद ब खुद, आपने सुना होगा ऑटोमेटिक, इसी तरह से ऑटो। तो ऑटो का मतलब खुद ब खुद, मतलब ये अपना खाना खुद बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट रहा तो खाना खुद बना लेगा। लेकिन यहाँ पे वर्ड है हेटेरो, मैंने बताया होमो। होमो का मतलब एक, हेटेरो का मतलब दो। आपने सुना होगा होमो हेटेरो, तो आपने ये पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, होमो हेटेरो। तो यहाँ पे हेटेरो वर्ड हो रहा है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म लग रहे हैं। यहाँ पे जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको अपना खाना बनाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना पड़ता है फॉर द फ्रॉम अदर अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। तो आपको ये समझना होगा कि ऑटोट्रॉपिक में और हेटेरोट्रॉपिक में क्या अलग है। जैसे कि ह्यूमन लेते हैं, तो आप बोलिएगा कि ह्यूमन किस पे डिपेंड है, वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने किचन में खाना बना लेते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे किचन में खाना बनाने वाली बात नहीं चल रही है। आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो ह्यूमंस है वो डिपेंड किस पे करते हैं, वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि हम जो खाते हैं, जैसे कि वो व्हीट हो या राइस हो या कुछ भी, वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। जो फ्रूट्स खाते हैं वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। तो प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है और हम उस पर डिपेंडेंट हैं। तो हम कहाँ हैं? हम हैं हेटेरोट्रॉपिक में। हम एक ऑर्गेनिज्म होकर किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, खुद नहीं बना रहे। लेकिन प्लांट तो हमसे खाना नहीं मांगता, वो तो हमें कुछ नहीं बोलता, वो तो अपना खाना खुद बनाता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। और किसकी मदद से बनाता है, या फिर किसको फॉर्म बनाता है? वो H2O और CO2 और H2O को ये बनाता है, सॉरी सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके वो अपना खाना बनाता है। तो यहाँ पे समझना है कि ऑटो और हेटेरो में डिफरेंस, कंफ्यूज नहीं होना। ऑटो है तो बताइए ऑटोट्रॉपिक, और हेटेरो है तो हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो में सिंगल ऑर्गेनिज्म, हेटेरो में दो ऑर्गेनिज्म होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड करेगा, ऑटो में नहीं करेगा। तो ये आपको यहाँ पे समझना था। ये टॉपिक हो चुका है और हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा और जानेंगे प्लांट के बारे में, उसके बाद चलेंगे हम हेटेरोट्रॉपिक पे। हेटेरोट्रॉपिक के हमने टाइप लिखे हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। पर उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बचपन में मुझे भी इस टॉपिक को रटना पड़ा था, और मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। सॉरी, ये तो हो चुका है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो पढ़ चुके हैं, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक। हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट, समझिए न्यूट्रिशन इन प्लांट का कहने का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले ही कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, कि हम जो खाना खाते हैं उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेना, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? न्यूट्रिशन। लेकिन अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है फोटोसिंथेसिस। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें कंफ्यूजन होता है। बहुत लोग इसको रटते हैं डेफिनेशन को, पर रटना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान सा है। अब सबसे
करें, डिफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, H2O और CO2, ये क्या करते हैं, H2O और CO2 को कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से हैं, मैंने बोला H2O प्लस CO2, ये क्या करते हैं कि कन्वर्ट कर देते हैं इनको C6H12O6। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये जो है ये ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और ये क्या है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और किसके प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट, और किसके, क्लोरोफिल। तो समझिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन पे जाने से पहले कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, समझिएगा, एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि है H2O CO2, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को ये कन्वर्ट करते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जो कि है ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल। अब आप इसको केमिकल फार्मूला है ये, तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, कि इन दिस प्रोसेस simple organic material just like H2O and CO2 are converted in the complex form in the presence of sunlight and chlorophyll। बताइए, इस केमिकल फार्मूला को देखने के बाद क्या आपने अपने से खुद से डेफिनेशन नहीं लिख सकते, बहुत ही आसान, कि इन दिस प्रोसेस, प्रोसेस तो है ही पता है आपको, इन दिस प्रोसेस सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म और कॉम्प्लेक्स मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बहुत ही आसान सा, तो क्या बताइए इसे लिखने की जरूरत है, मैं लिख देता हूं, इन दिस प्रोसेस सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि आप लोग जानते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है, तो वो है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स मटेरियल, और कॉम्प्लेक्स मटेरियल कौन सा बना है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, दैट इज ग्लूकोज। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल से कर देते हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल वर्ड में दोबारा यूज किया, बताऊंगा आपको जल्दी, इसी टॉपिक में पढ़ना है क्लोरोफिल के बारे में। तो ये रहा डिफिनेशन के साथ केमिकल फॉर्मूला। अगर आपका एग्जाम में 3 नंबर के सवाल अगर ये आता है, तो आप अगर इतना भी लिख देते हैं तो आपको फुल ऑफ 3 मिलेगा, टीचर आपके एक भी नंबर नहीं काटेंगे। बहुत ही आसान सा है, आपको बस केमिकल फॉर्मूला याद रखना है कि वाटर और कार्बन को कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, विद द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। चीजें याद रखनी है आपको, अगर आप प्रिपरेशन को रटना चाहते हैं, लेकिन रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर भी आपको डिफिनेशन समझ नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो समझने के लिए तो मैंने पूरा समझा दिया इसको, लेकिन फिर भी आपको रटना है, रटने का तो बिल्कुल है भी नहीं, फिर भी आप रटना चाहते हो तो देख लो, इन दिस प्रोसेस सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि H2 and CO2 are converted into complex material which is C6H12O6, that is a glucose in this presence, in the presence of sunlight and chlorophyll। देखो सिंपल सा याद रखना है कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बस इतना सही है। अब हम पढ़ते हैं कि इवेंट्स जो ड्यूरिंग जब फोटोसिंथेसिस होता है तब कौन कौन से इवेंट अगर होते हैं, जैसे कि H2O और CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया,
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो कुछ तो प्रोसेस से गुजरना पड़ा होगा, कुछ तो इवेंट्स हुए होंगे, क्योंकि ये केमिकल है, तरीका है। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ आइए हम समझते हैं। हमने इसको बोला कि दिस इज क्या डिस्कस करते हैं हमने डिस्कस कर रहे इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हाँ, यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, जैसे कि अगर आपको दिक्कत हो रहा है डेफिनेशन याद कैसे करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटो एंड सिंथेसिस, यहाँ पे इस वर्ड्स का भी दो मतलब है। फोटो का मतलब होता है लाइट, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। तो आप कह सकते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में कुछ बनना, क्या बनना, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से, सॉरी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का बनना लाइट के प्रेजेंस में, इसको फोटोसिंथेसिस। बहुत ही आसान, वर्ड्स का मतलब समझिए और डेफिनेशन खुद बना लीजिए। तो समझिए, इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला इवेंट प्लांट में क्या होता है, अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलूं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, यहां पे लिखूंगा मैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लेकिन समझिए क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अगर मैं इसका समझने से पहले मैं, अगर आप समझिए कि एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना, मतलब जो सनलाइट आ रहा है प्लांट पे पड़ा, सनलाइट प्लांट पे आया, उसको सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, किसने किया, क्लोरोफिल ने किया। क्लोरोफिल कौन है, पढ़ेंगे, ये इवेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, इवेंट्स में ही बता दूंगा मैं आपको कि क्लोरोफिल क्या है। तो सन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट आ रहा है सनलाइट के द्वारा, उसको क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया। ये पहला इवेंट है, किस चीज का इवेंट है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का, मतलब कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के कन्वर्जन का, किसमें, ग्लूकोज में, किसके प्रोसेस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ये पहला प्रोसेस है कि जब लाइट आ रहा है और कौन ऑब्जर्व कर रहा है, क्लोरोफिल, भूलना नहीं है क्लोरोफिल। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू अ केमिकल एनर्जी। समझिए, लाइट को ऑब्जर्व कर लिया, किसने कर लिया, क्लोरोफिल ने। लेकिन क्या हम लाइट का यूज कर सकते हैं सीधा, नहीं। क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे, किसको, लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में। और करेंगे यहां पे क्या एक और चीज हो रहा है, एंड स्प्लिटिंग, ये सब एनसीईआरटी के लाइन है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, समझिएगा, मतलब मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, वो जो मैंने लिखा था केमिकल फॉर्मूला, दैट इज H2O plus CO2 let's convert the C6H12O6 sunlight and this is chlorophyll। समझना ये है कि पहले लाइट आया, प्लांट पे आया, प्लांट पे आया, अब क्या होगा, प्लांट पे जब लाइट आता है तो एब्जॉर्ब करता है कौन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया। उसके बाद क्या होता है कि जो लाइट आया क्लोरोफिल में, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि डायरेक्ट लाइट एनर्जी का तो कोई यूज नहीं कर सकते ना। और क्या करेंगे, हीट लेंगे, नहीं, उसके थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और स्प्लिट कर देंगे। और स्प्लिट भी करते हैं किसको, वाटर को। वाटर को इसमें तोड़ देते हैं, H में और O में। ऑक्सीजन अलग करते हैं, हाइड्रोजन अलग करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे H2 है, CO2 है, अब ये सनलाइट आ गया, किसने ऑब्जर्व किया, दिस इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने ऑब्जॉर्ब किया, अब क्लोरोफिल क्या करेगा,
दिस H2 और CO2 को तोड़ के एक नया कंपाउंड बनाएगा, दैट इज ग्लूकोज C6H12O6। समझता यही है। क्वेश्चन आता है 5 नंबर का भी आ सकता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज द इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आपको डिफिनेशन वही लिखना है आराम से कि कन्वर्जन सीधा लिख सकते हैं, कन्वर्जन भी या फिर लिख सकते हैं इन दिस प्रोसेस जो वाटर है, जो CO2 है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज ए ग्लूकोज। इसको हमने फोटोसिंथेसिस कहा। लेकिन आप बोलेगा इवेंट क्या है, तो इवेंट बहुत आसान है, समझिएगा कि याद रखिएगा किसी प्लांट पर लाइट आया, कौन ऑब्जर्व करेगा? क्लोरोफिल ऑब्जर्व करेगा। अब उस लाइट को करेंगे क्या? डायरेक्ट तो ऑब्जर्व कर नहीं सकता प्लांट, क्या करेगा? ऑब्जर्व करके डायरेक्ट खाना नहीं बना सकता। इसीलिए उस प्लांट ने क्या किया, जो सनलाइट क्लोरोफिल ने, जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब किया। ऑब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ताकि स्प्लिट कर सके किसको? वाटर को स्प्लिट किया। उसके बाद यहाँ पे एक नया कंपाउंड बना दिया, दैट इज C6H12। यहाँ पे एक और लाइन है जो एनसीईआरटी बताती है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। रिडक्शन आपने केमिस्ट्री में वर्ड सुना होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। समझिए रिडक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले सेकंड पॉइंट देखते कि जो H2O था उसको स्प्लिट कर दिया, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या बना दिया? H और O अलग कर दिया ताकि एक केमिकल फार्मूला को बना सके, ग्लूकोज को बना सके। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। मतलब रिडक्शन मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में कि अगर जो ये कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीजन निकल जाए या फिर कार्बन का छोड़े किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन निकल गया तो उसको हमने बोला रिडक्शन हो रहा है। और अगर हाइड्रोजन जुट गया तो भी उसको बोल रहे हैं रिडक्शन हो रहा है। समझिएगा अगर कोई कंपाउंड है, सपोज करिए जैसे CO2 लिया मैंने, अगर इसका ऑक्सीजन निकाल दिया दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर इसमें आपने जैसे कि C6H12O6 बनाया मैंने, तो इसमें आपने हाइड्रोजन को जोड़ दिया दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन अगर इसमें से हाइड्रोजन को निकाल दें तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन को निकाल दे तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यह समझना है, यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ दिया या ऑक्सीजन को निकाल दिया दैट इज रिडक्शन। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे CO2 था, CO2 क्या हुआ? CO2 यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन आकर जुट गया, तो जुट गया तो क्या हो गया? अगर यहाँ पे हाइड्रोजन जुट गया तो इसका रिडक्शन हो रहा है। यही एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था और यहाँ पे रिडक्शन में क्या हो गया? C6H12O6। तो यहाँ पे हो गया कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये ग्लूकोज है और आप सबको पता है ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, एक सैकराइड्स है। तो ये रहा आपका 3 पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बहुत बार नाम ले चुका हूँ, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल 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 का नाम बहुत बार आ चुका है। पहले नाम आया फोटोसिंथेसिस में कि ये कन्वर्ट करने में प्रेजेंट होता है तो करता है। उसके बाद यहाँ पे नाम आया कि लाइट एनर्जी को ये एक्सेप्ट करता है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि क्लोरोफिल होता क्या है। तो बता रहा हूं मैं, आपने लीफ देखा होगा, पत्ता तोड़ा होगा प्लांट से तो लीफ देखा होगा कि कोई भी एक लीफ है। सपोज करिए मैं एक लीफ बनाता हूं, दिस इज लीफ। समझिए और इसका हम एक पोर्शन काटते हैं। सपोज करिए कि हमने इसका ये पोर्शन काटा, अब ये पोर्शन काटा तो इसके बीच का पार्ट समझ रहे हैं, बीच का पार्ट को दिखेगा ना। सपोज करिए इस पार्ट को हमने जूम करके यहां बना रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। तो ये तो सबसे ऊपर वाला लेयर हो गया, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। उसके बाद जो लेयर आता है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसको अच्छे से यहां लिखते हैं। फर्स्ट ऊपर वाला लेयर है दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। उसके बाद जो ये लेयर आया दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। उसके बाद आते हैं सेल्स, जो अपने क्लास पहले भी पढ़ चुका है सेल्स के बारे में आपने। दिस इज प्लांट सेल्स, वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब इन्हीं प्लांट सेल्स में बहुत सारे से क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट दिस इज
सेल ऑर्गेनल्स इसमें मिल जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है? दिस इज क्लोरोप्लास्ट। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में आपको मिलते हैं पिगमेंट्स, और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, क्योंकि ये सारा प्रोसेस कर रहा था, इनके प्रेजेंस में हो रहा था, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। और ये क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के ग्रीन कलर के लिए। आपको समझना होगा इस चीज को, ये क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के ग्रीन कलर के लिए। तो यही है आपका क्लोरोफिल। और यहाँ पे आपका खत्म होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट। उसके बाद हम पढ़ने वाले थे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आइए हम पढ़ते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस। वाटर सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। इवेंट पता हो गया आपको, मैंने बता दिया इवेंट्स। इवेंट क्या क्या थे? सबसे पहला इवेंट क्या था? कन्वर्ट कर रहा था किस चीज को? लाइट एनर्जी को, सॉरी, एब्जॉर्ब कर रहा था कौन? क्लोरोफिल, ये कर रहा था। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि जो इवेंट्स में जो लाइट एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया उसको कन्वर्ट कर रहे थे किसमें? लाइट टू केमिकल में, जिसमें कि जो वाटर था उसको तोड़ दे रहे थे ये लोग H में, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। और क्या कर रहे थे? थर्ड पॉइंट है जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसका रिडक्शन करके उसको कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे। यही प्रोसेस था। अब आप पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बहुत ही आसान सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, और इसको पढ़ के हम लोग क्लोज करेंगे आज का लेक्चर। आइए पढ़ते हैं हेटरोट्रॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हेटरोट्रॉपिक सबसे पहली बात यहाँ पे जो वर्ड है दिस इज हेटेरो, मतलब दो, एक ऑर्गेनिज्म नहीं, दो, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होगा खाने के लिए। यही तो बात है यहाँ पे। समझना है कि हेटेरो वर्ड का मतलब समझिए, अब पूरा डिफिनेशन खुद लिख लीजिए, पढ़ने की जरूरत ही नहीं आगे। हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक में तीन होते हैं। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है सैप्रोफाइटिक। अब सैप्रोफाइटिक क्या होता है? तो ये एक ऐसा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन फिर मैं फिर से बात बोलूंगा न्यूट्रिशन के बारे में। क्या न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो हम लोग खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेना। तो इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, इनमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, या फिर आसान भाषा में लिख सकते हैं कि जो कोई ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन द ऑर्गेनिज्म which obtain food from dead and decaying matter, सारे गलत चीजों से, dead and decaying matter, that is called saprophytic, saprophytic न्यूट्रिशन। बहुत ही आसान। इसका एग्जाम्पल आप लोग सब लोग जानते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। आपने देखा होगा कि जब कोई ब्रेड खराब हो जाता है, उस पर मोल्ड लग जाता है, दैट इज कॉल्ड फंजाई, तो वो सड़ने गलने के बाद उस पर कुछ कुछ व्हाइट आने लगता है, दैट इज कॉल्ड फंजाई। तो वो सड़ गल रहा है, तो फंजाई इसको क्या कर रहा है? फूड खा रहा है अपना वहां पे बना के। इसलिए मैंने बोला कि ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, सारे गलत चीजों से करते हैं, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया, आपने देखा होगा कि जो चीज बाहर फेंकी हुई है गंदगी में, उस पर बैक्टीरिया लगे हुए हैं। आपने सुना भी होगा बैक्टीरिया हर जगह, गंदगी चीजों में बैक्टीरिया, मतलब वो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। तो ये था आपका सैप्रोफाइटिक। आई होप आपको समझ आ गया हो। उसके बाद आता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का नाम आपने सुना होगा,
पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म तो आप भी रखे होंगे, समझिए पैरासाइटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बहुत ही आसान सा टॉपिक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझिएगा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, मतलब खाने का तरीका क्या खाएं, कैसे खाएं। तो ये क्या करते हैं कि ये भी डिपेंड करते, समझिए, क्योंकि इसमें तो जितने भी हैं सब के सब डिपेंड कर रहे हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे। तो इसमें भी जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना कैसे खाते हैं, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड तो ले रहे हैं पर उसको मार नहीं रहे, उसको किल नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मॉस्किटो हमें काटता है, हमारा ब्लड सक करता है, अपना पेट भर लिया उसने, मान लीजिए कि अपना उसने फूड ले लिया हमसे, लेकिन हम तो मरे नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड लेते हैं लेकिन किल नहीं करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच और ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म अपने शब्दों में obtain their food from other organism without killing them. विदाउट किलिंग देम, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया मॉस्किटोज। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, लीच, जू भी बोल लीजिए। इसमें होता है क्या, जू वगैरह में क्या होता है कि बाल में होते हैं लेकिन वो ब्लड सक कर रहे हैं आपका, लेकिन आपको मार तो नहीं रहे। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अदर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड तो ले रहे हैं पर उन्हें किल नहीं कर रहे हैं। यही था बस। अब आपका आखिरी है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, लास्ट टॉपिक आज का। समझिएगा बहुत ही अच्छा सा ये वाला, क्योंकि ये आपको आगे भी काम देगा टॉपिक को समझने में। होलोजोइक, सबसे पहले नाम को समझिए, आखिर होलोजोइक क्यों कह रहे हैं। नाम को समझिए, सब कुछ नाम में रखा होलोजोइक। समझिएगा होलो का मतलब क्या होता है, बीच में खाली, सपोज करिए एक पाइप है, होलो बीच से खाली, समझिएगा। बस वही चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे कहता है कि द मोड ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना उसमें इन्वॉल्व होगा इंजेशन, ठीक है, इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, एक्सक्रेशन भी होगा। ये सब का सब होगा किसी भी सॉलिड या लिक्विड मटेरियल का। समझिए कि हमारे बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है कुछ इस तरीके से है। यहाँ माउथ से स्टार्ट होता है और यहाँ दिस इज ट्रेकिया, दिस इज गलेट, दिस इज गट। तो ये आगे जाके फिर स्टमक बन जाता है, उसके बाद फिर इंटेस्टाइन में आता है इस प्रकार से। तो यहाँ जाके आपका इस प्रकार से। तो आपको समझना ये यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा होलो है, समझिए ये पूरा है का पूरा पूरा होलो है, कहीं भी पूरा भरा हुआ नहीं है, इसलिए इसका नाम रखते हैं हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि ह्यूमंस में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं। और इसमें क्या है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा उसमें इन्वॉल्व होगा इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है कि खाना का माउथ में जाना, पहला प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इंजेशन। दूसरा प्रोसेस क्या है इसमें, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, जो कि इनमें डाइजेशन हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद क्या है एब्जॉर्प्शन, जो कि इंटेस्टाइन में हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। उसको एसिमिलेशन, मतलब कि जो खाना आपने खाया पच गया, उसको डाइजेस्ट करने के बाद ब्लड में जाना, इट्स कॉल्ड एसिमिलेशन।
उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल उसको हमने निकाल दिया बाहर एनएस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। तो इसमें यही सब इन्वॉल्व होता है। इसमें कह सकते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच involves of पॉइंट करता हूँ, इंजेशन मतलब कि खाना माउथ में जाना, डाइजेशन अंदर खाना पचना, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, खाने को जो हमने खाया जब उसको ऑब्जर्व कर लिया, उसको एसिमिलेशन, एसिमिलेशन आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते क्योंकि ऑब्जर्प्शन नहीं आ जाता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं एक्सक्रेशन। The mode of nutrition in which involves of ये सारी चीजें of solid and liquid material called holozoic nutrition। एग्जाम्पल मैं बता चुका हूं एनिमल्स। होलोजिक में फिर से बोल रहा हूं, क्यों बोला, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इंटेस्टाइन है, मैं इंटेस्टाइन बोल रहा हूं, एलिमेंट्री कैनाल ये पूरा का पूरा होलो है, इसीलिए हमने बोला होलोजोइक। इधर से भी ओपनिंग है और यहाँ भी ओपनिंग है, तो ये पूरा का पूरा होलो है, इसलिए इसका नाम रखा होलोजोइक। इट द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन व्हिच इन्वॉल्व ऑफ इंजेक्शन, डाइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, एक्सक्रीशन ऑफ लिक्विड ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबको बता दिया, मैंने बता दिया इंजेक्शन माउथ में खाना जाना, डाइजेशन खाना पचना, एब्जॉर्प्शन उसको एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन जो एब्जॉर्ब किया उसको सेल में भेजना, एक्सक्रेशन जो हमने जो वेस्ट मटेरियल है उसको फीकल मेटल्स को बोलते हैं, इसके थ्रू बाहर निकाल देना। किसी भी सॉलिड या लिक्विड मटेरियल का होगा, इसको हम बोलेंगे होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको अगर अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को 6 सेंस क्लासेस। आज का जो लेक्चर हमने पढ़ाया आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं कि आपको कैसा लगा। आपको अच्छा लगा तो अच्छा लिखे, बुरा लगा तो बुरा लिखे, पर प्लीज़ अपना रिव्यू जरूर दें। और अगर आपको कोई भी इस लेक्चर के डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें, हम आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे।